रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि दशकों से लाखों लोगों के सोचने के तरीके को वाकई में प्रभावित किया है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जी। और ये किताब सिर्फ सकारात्मक सोच की बात नहीं करती, बल्कि ये दावा करती है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, अवचेतन मन। हाँ, अवचेतन मन, वो असल में हमारी जिंदगी की हकीकत को गढ़ सकता है। बिल्कुल। और ये दावा ही यही चीज इसे इतनी दिलचस्प और थोड़ी विवादास्पद भी बनाती है। अच्छा। हाँ, देखिए, डॉक्टर मर्फी जो आयरलैंड में जन्मे थे और बाद में अमेरिका चले गए, वो न्यू थॉट आंदोलन से काफी प्रभावित थे। न्यू थॉट आंदोलन। बिल्कुल जी। ये आंदोलन मानता था कि जो ईश्वर है या कह लीजिए ब्रह्मांडीय शक्ति, वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर। हाँ, और उसे अपने विचारों से साधा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो मर्फी की किताब इसी फलसफे को मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के एक मिले-जुले रूप में समझाने की कोशिश करती है। तो मूल विचार ये हुआ कि हमारे अवचेतन मन में एक छिपी हुई शक्ति है, जैसे कोई खजाना। हाँ, बिल्कुल। एक खजाना जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फिर सेहत हो, दौलत हो, रिश्ते, कामयाबी, सब कुछ पाया जा सकता है। किताब का दावा तो यही है। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन जो है ना, वो तर्क नहीं करता। नहीं, वो बस उन विचारों और विश्वासों को हकीकत में बदल देता है जो हमारा चेतन मन, सोचने वाला मन, उस तक पहुंचाता है। अच्छा। ये एक तरह की, कह लीजिए, आदत मशीन है, या जैसे एक प्रोग्रामेबल डिवाइस। और किताब का मकसद हमें यही सिखाना है कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे प्रोग्राम किया जाए। प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये सुनने में थोड़ा सा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, लग सकता है। लेकिन असल में ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की हो सकती है? कौन पढ़े इसे? देखिए, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो पर्सनल ग्रोथ, या जिसे सेल्फ हेल्प कहते हैं, उसमें रुचि रखते हैं। अच्छा। जो ये मानते हैं, या कम से कम ये जानने को उत्सुक हैं कि उनके विचार, उनके विश्वास उनकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। अगर कोई अपनी जिंदगी में किसी खास पहलू को बेहतर बनाना चाहता है। हाँ, जैसे मान लीजिए ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए, या किसी डर पर काबू पाना है, या आर्थिक स्थिति सुधारनी है। निश्चित रूप से। या सिर्फ मन की शांति चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई महसूस करता है कि वो किसी तरह की नेगेटिव सोच में फंसा है, या चिंता बहुत करता है, या खुद पर शक करता है। हाँ, ऐसा तो होता है कई बार। तो ये किताब कुछ तकनीकें सुझाती है जिनसे मर्फी के अनुसार बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। उनका दावा है कि इन मानसिक बाधाओं को रीप्रोग्राम करके हटाया जा सकता है। और क्या ये उनके लिए भी है जो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि भाई हमारा दिमाग काम कैसे करता है? ये चेतन और अवचेतन वाला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ अपने मन की कार्यप्रणाली और उसकी शक्तियों को बेहतर ढंग से समझना चाहता है, तो ये किताब एक दिलचस्प नजरिया पेश करती है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती। अच्छा। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी बताती हैं। जैसे वो पुष्टिकरण होते हैं ना, अफर्मेशंस। हाँ, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। तो ये एक तरह की मानसिक टूलकिट देने की कोशिश है। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि ये किसके लिए है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। इस किताब से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीखें क्या हैं? चलिए पहली से शुरू करते हैं। पहला, आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। देखिए, पहली और सबसे बुनियादी सीख यही है कि हमारे अवचेतन मन के भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। अनंत? हाँ, मर्फी इसे एक खजाना घर कहते हैं। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहर ही देखते रहते हैं। हाँ, ये तो सच है। जबकि असली शक्ति उनके अंदर ही मौजूद है। किताब में एक लाइन भी है शायद कि अनंत धन आपके चारों ओर है, यदि आप अपनी मानसिक आंखें खोलेंगे और अपने भीतर अनंत के खजाने को देखेंगे। बिल्कुल। पर इसका मतलब क्या है व्यवहारिक रूप से? सिर्फ ये मान लेना कि मेरे अंदर खजाना है, क्या ये काफी है? नहीं, सिर्फ मानना काफी नहीं है। व्यवहारिक मतलब ये है कि हमें इस अंदरूनी शक्ति से जुड़ना सीखना होगा। कैसे? मर्फी का तर्क है कि हमारा हर विचार एक बीज की तरह है। बीज? हाँ, और हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह। अब आप जैसे बीज बोएंगे वैसे ही तो फसल काटेंगे, है ना? बात तो सही है। इसलिए अपने विचारों को बहुत सावधानी से चुनना और उन्हें एक सकारात्मक दिशा देना जरूरी है।
ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि आपको एक्टिवली अपने विचारों को मैनेज करना है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दिया है किताब में? कैसे करें इसे? हाँ, कई हैं। जैसे मान लीजिए, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले आप लगातार सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं। जैसे कोई कहे, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं, और सिर्फ कहना नहीं, उसे महसूस करने की कोशिश करना। महसूस करना, हाँ। मर्फी के अनुसार ये धीरे धीरे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। इससे क्या होता है? व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसे अवसर ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अवचेतन मन इन सुझावों को सच मानकर काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कई बार बाहरी परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती हैं। सामाजिक दबाव होता है, पैसों की तंगी होती है, सिस्टम की दिक्कतें होती हैं। तो क्या सिर्फ अंदरूनी खजाने पर फोकस करना, इन बाहरी हकीकतों को नजरअंदाज करना नहीं हुआ? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और सच कहूं तो किताब की आलोचना में ये बात अक्सर उठाई जाती है। अच्छा। मर्फी का फोकस लगभग पूरी तरह से अंदर की दुनिया पर है, जबकि हकीकत में बाहरी कारक, जैसे किसी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षा कैसी मिली, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है या नहीं, समाज में जो पूर्वाग्रह हैं, हाँ, ये सब तो बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से जीवन के नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसलिए मर्फी की बातों को एक संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। ये शायद पूरी पहेली का एक हिस्सा है, पूरी पहेली नहीं। ये संतुलन वाली बात बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरी बड़ी सीख पर आते हैं। मन आखिर काम कैसे करता है मर्फी के हिसाब से? 2. मन कैसे काम करता है, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। तो मर्फी मन के 2 मुख्य स्तर बताते हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन और अवचेतन। हाँ, चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, चुनाव करते हैं। ये हमारे दिमाग का कप्तान है, या कह लीजिए गेट पर पहरेदार है। पहरेदार? किस चीज का पहरा? चेतन मन का मुख्य काम है अवचेतन मन को गलत या नकारात्मक सुझावों से बचाना। अच्छा। यह तय करता है कि कौन से विचार और विश्वास अवचेतन मन रूपी जमीन में बोए जाएंगे। अगर ये पहरेदार, मतलब हमारा चेतन मन, सतर्क है और सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही अंदर जाने देता है, तो नतीजे अच्छे होंगे। और अवचेतन मन वो तर्क नहीं करता, वो बस एक आज्ञाकारी सेवक की तरह है। उसे चेतन मन से जो भी सुझाव मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो मान लेता है। वो उन्हें सच मानकर उन पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। अवचेतन मन आपके विश्वासों को हकीकत बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो यहीं पर आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन का रोल आता है, खुद को सुझाव देना। बिल्कुल, ऑटो सजेशन यानी सचेत रूप से जानबूझकर अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देना। जैसे अगर किसी को मंच पर बोलने से डर लगता है, तो वो बार बार खुद को सुझाव दे सकता है, मैं शांत हूं, आत्मविश्वासी हूं और सब मेरे नियंत्रण में है। और सिर्फ बोलना नहीं, उस भावना को महसूस करने की कोशिश करें। मर्फी का दावा है कि लगातार ऐसा करने से अवचेतन मन इस नए विश्वास को स्वीकार कर लेता है और डर धीरे धीरे कम हो जाता है। ये पुराने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब क्या सिर्फ दोहराने से हमारे गहरे बैठे डर या विश्वास बदल जाते हैं? मर्फी के अनुसार सिर्फ मशीन की तरह दोहराना काफी नहीं है। अच्छा। इसके साथ विश्वास और भावना का जुड़ना बहुत जरूरी है। आपको उस सुझाव को महसूस करना होगा, जैसे कि वो बात पहले से ही सच हो। महसूस करना, ठीक है। और हाँ, इसमें समय लगता है, लगातार प्रयास लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और हो गया। ये एक मानसिक अनुशासन है, और यकीनन जो पैटर्न बहुत गहरे बैठे हैं, उन्हें बदलने में ज्यादा मेहनत लग सकती है। आकर्षक लगता है उपचार की शक्ति। 3. अवचेतन मन की चमत्कारी उपचार शक्ति, मिराकल वर्किंग हीलिंग पावर। हाँ, ये किताब का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। मर्फी का तर्क है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे शरीर का निर्माता है। हाँ, और वही हमारे शरीर के सभी जरूरी काम, जैसे पाचन है, सांस लेना है, खून का दौरा है, इन सब को नियंत्रित करता है। तो उनका मानना है कि इसीलिए उसमें शरीर को ठीक करने की भी अद्भुत शक्ति होती है। किताब में धार्मिक ग्रंथों का जिक्र है और दुनिया भर की दरगाहों या तीर्थस्थानों पर जो चमत्कारी इलाज होते हैं, उनका भी जिक्र है।
तो क्या मर्फी ये कह रहे हैं कि ये सब अवचेतन मन का काम है? हाँ, उनका निष्कर्ष यही है कि इन सभी मामलों में जो उपचार का मूल आधार है वो है विश्वास यानी फेथ। विश्वास। हाँ, जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ ठीक होने की उम्मीद करता है, चाहे वो विश्वास किसी डॉक्टर में हो या किसी धार्मिक प्रक्रिया में हो या सिर्फ अपने ठीक होने की अंदरूनी भावना में हो, तो उसका अवचेतन मन उस विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। अच्छा। और वो शरीर की जो उपचार शक्तियां हैं उन्हें सक्रिय कर देता है। मर्फी के लिए विश्वास एक मानसिक क्रिया है, एक पक्का विचार जिसे अवचेतन स्वीकार कर लेता है। इसके लिए वो क्या तरीके सुझाते हैं, मतलब कैसे करें ये? कई तरीके बताते हैं। एक है प्रार्थना चिकित्सा, प्रेयर थेरेपी। इसमें आप एक स्पष्ट विचार या इच्छा बनाते हैं और उसे विश्वास के साथ अवचेतन तक पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी आप जैसा नतीजा चाहते हैं उसकी मानसिक तस्वीर बनाना और उसे महसूस करना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव देख सकता है। और तीसरा है सोने से ठीक पहले, जब मन ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है, तब सकारात्मक पुष्टि दोहराना। लेकिन यहाँ भी वही सवाल, क्या सिर्फ विश्वास या सकारात्मक सोच से हर बीमारी ठीक हो सकती है? ये दावा थोड़ा खतरनाक नहीं लगता, खासकर अगर लोग इसकी वजह से सही डॉक्टरी इलाज छोड़ दें? ये एक बेहद जरूरी चेतावनी है। और सच कहूं तो ये किताब की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। ये मानना कि सिर्फ मानसिक शक्तियों से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ये न सिर्फ अवैज्ञानिक है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। चिकित्सा विज्ञान और डॉक्टरी सलाह का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। मर्फी की तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा एक पूरक के तौर पर देखा जा सकता है। शायद वो तनाव कम करने या एक पॉजिटिव रवैया बनाने में मदद करें, लेकिन इन्हें मुख्य इलाज का सब्स्टिट्यूट मानना बिल्कुल गलत होगा। सही बात है। हमें याद रखना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य पर जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पर्यावरण और मेडिकल केयर जैसे कई फैक्टर्स का असर पड़ता है। सिर्फ सोच बदलने से सब ठीक नहीं होता। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं एक और बड़े ही लोकप्रिय विषय की, धन और सफलता। धन और सफलता के लिए अवचेतन मन का उपयोग, यूजिंग सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। हाँ, तो मर्फी का तर्क यहाँ भी वही है। दौलत या गरीबी ये बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा एक मानसिक अवस्था है। मानसिक अवस्था। हाँ, अगर कोई आर्थिक तंगी में है तो मर्फी के अनुसार इसका कारण ये है कि उसने अपने अवचेतन मन को अभाव या कमी के विचारों से भर दिया है। अच्छा। तो अमीर बनने के लिए पहले अमीरी की भावना, फीलिंग ऑफ वेल्थ को महसूस करना होगा। तो मतलब सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर हूं काफी नहीं है, खासकर अगर आप असल में पैसों की तंगी महसूस कर रहे हो। आपने कहा था कि मर्फी कहते हैं इससे मन में संघर्ष पैदा हो सकता है। सही कहा, क्योंकि आपका चेतन मन तो जानता है ना कि यह भी सच नहीं है। हाँ। और अवचेतन मन इस विरोधाभास को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए मर्फी ऐसी पुष्टि सुझाते हैं जिनमें संघर्ष ना हो। जैसे दिन और रात मेरे सभी हितों में मुझे समृद्ध किया जा रहा है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक प्रगतिशील विचार है जिसे मन शायद आसानी से स्वीकार कर ले। और सबसे जरूरी है धन की भावना पैदा करना, मतलब प्रचुरता, सुरक्षा और समृद्धि को महसूस करना, भले ही आपकी आज की स्थिति कुछ भी हो। मर्फी का सूत्र है, धन की भावना धन पैदा करती है। और दूसरों की सफलता के बारे में क्या? अक्सर लोगों में थोड़ी जलन या ईर्ष्या की भावना आ जाती है। मर्फी इसे लेकर बहुत स्पष्ट हैं। दूसरों की सफलता से जलना या उनकी आलोचना करना, ये असल में अपने लिए ही धन के प्रवाह को रोकना है। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक विचार हैं जो अभाव पर, कमी पर केंद्रित होते हैं। इसके बजाय वो सलाह देते हैं कि दूसरों की समृद्धि पर ईमानदारी से खुशी मनाएं और उनके लिए और ज्यादा सफलता की कामना करें। अच्छा। ये आपके अपने मन को प्रचुरता के लिए खोलता है। सफलता पाने के लिए उन्होंने कोई खास कदम बताए हैं? स्टेप्स? हाँ, 3 मुख्य कदम बताए उन्होंने। पहला, वो काम ढूंढिए जिसे आप सच में प्यार करते हैं और उसे पूरे जुनून से करें। सफलता का मतलब ही है अपने काम से प्यार करना। ठीक है। दूसरा, अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, लगातार सीखते रहें और दूसरों से बेहतर बने। और तीसरा, ये पक्का करें कि आपका लक्ष्य सिर्फ अपनी भलाई तक सीमित ना हो, बल्कि मानवता के लिए भी कुछ अच्छा करे। मतलब आपके काम का एक बड़ा परोपकारी उद्देश्य होना चाहिए। इसमें भी क्या वही बाहरी कारकों वाली बात लागू होती है? मतलब क्या सिर्फ सही मानसिकता और जुनून से आर्थिक सफलता पक्की है, खासकर आज की दुनिया में जहां इतना कंपटीशन है? निश्चित रूप से।
यहाँ भी संतुलित नजरिया रखना बहुत जरूरी है। मेहनत, विशेषज्ञता, सही मानसिकता, ये सब जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बहुत प्रभाव पड़ता है। मर्फी का फोकस आंतरिक कारकों पर ज्यादा है, लेकिन बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और आखिरी मुख्य सीख, डर पर काबू पाना और युवा बने रहना। 5. डर पर काबू पाना और हमेशा युवा रहना। ओवरकमिंग फियर एंड स्टेइंग यंग। मर्फी डर को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उनके अनुसार डर भी बस एक नकारात्मक विचार ही है, जिसे हमने अपने अवचेतन मन में डाल दिया है। एक और नकारात्मक विचार। हाँ, और जैसे किसी भी नकारात्मक विचार को बदला जा सकता है, वैसे ही डर को भी सकारात्मक विचारों से बदला जा सकता है। किताब में शायद इमर्सन का जिक्र है, जिस चीज से आप डरते हैं उसे करें। और डर की मृत्यु निश्चित है। हाँ, ये डर का सामना करने की बात है। लेकिन मर्फी इसके लिए मानसिक तकनीकें भी सुझाते हैं। जैसे अगर किसी को परीक्षा से डर लगता है, तो वो कल्पना कर सकता है कि वो शांत है, आत्मविश्वास से परीक्षा दे रहा है और सफल हो रहा है। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, या फिर ऑटो सजेशन का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। ये डर के पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है, ऐसा मर्फी का मानना है। और उम्र बढ़ने के बारे में उनका क्या कहना है? ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे कैसे रोकें? मर्फी मानते हैं कि शारीरिक उम्र बढ़ना एक बात है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से युवा रहा जा सकता है। अच्छा। उनका तर्क है कि हमारा अवचेतन मन कालातीत है, वो बूढ़ा नहीं होता। उम्र बढ़ने को लेकर हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड, हमारे अनुभव को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम इसे ज्ञान, अनुभव और विकास के अवसर के रूप में देखें, बजाय कि सब खत्म हो रहा है, तो हम ज्यादा जीवंत महसूस करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, आप उतने ही युवा हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। बिल्कुल। मर्फी कहते हैं कि दया, प्रेम, सत्य, खुशी, सद्भाव जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते। वाह! इन गुणों को जीवन में विकसित करके कोई भी व्यक्ति आत्मा में युवा रह सकता है। वो रिटायरमेंट को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखने की सलाह देते हैं। वो सब करने का मौका जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये मूल रूप से उम्र बढ़ने के प्रति अपनी मानसिकता को बदलने की बात है। तो इन सभी बातों को अगर समेटें, तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार क्या निकलता है? इसका केंद्रीय संदेश क्या है, जिसे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल में सार ये है कि हमारे विचारों और विश्वासों में हमारी जिंदगी को आकार देने की जबरदस्त शक्ति है। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली औजार है, लेकिन ये दोधारी तलवार भी है। हम इसमें सकारात्मक बीज बोकर एक खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं, या अनजाने में नकारात्मक बीज बोकर खरपतवार उगा सकते हैं। मर्फी हमें इस औजार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने और इसे समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक ऐसे हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का संदेश देता है ना? बिल्कुल। कि हम सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलकर बाहरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, यही इसका मूल प्रेरणादायक संदेश है कि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने मन से होती है। विश्वास, कल्पना और लगातार सकारात्मक पुष्टि के जरिए हम अपने भीतर छिपे उस खजाने को खोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया है। और शायद सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है, अगर मर्फी का ये दावा थोड़ा भी सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे गहरे विश्वासों को हकीकत में बदल सकता है, तो आज वो कौन सा एक विश्वास या विचार चुनना चाहेंगे जिसे वो अपने अवचेतन मन में गहराई से बिठाना चाहें? बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।